गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टेंथ क्लास की वेरी फर्स्ट पोएम है। एंड द नेम ऑफ द पोएम, जैसे आप सब स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो पोएम का नाम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। और जो ये पोएम है, उस पोएम की जो पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, पोएम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं पोइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। एक्चुअल में बेटा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए एक मेन टाइटल जो है वो सिग्निफाई होता है, हमेशा यूज़ किया जाता है। वो ये है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ही इज़ अ रियलिस्टिक पोइट। रियलिस्टिक पोइट थे। रियलिस्टिक पोइट का मतलब क्या होता है कि वो जितनी भी उन्होंने पोएम्स लिखी है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रियलिटी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहो या जो लाइफ में जो जितनी भी रियलिटीज़ होती है, वेदर इट इज़ अ सैडनेस और अ हैप्पीनेस और अ जॉय और अ सफरिंग, चाहे वो खुशियाँ हो या दुख हो या उदासी हो या दर्द हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपनी पोएम के थ्रू वो सब बातें एक्सप्रेस करनी चाहिए। अगर मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रियलिस्टिक पोइट कहती हूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी की सारी पोएम्स जो है ना अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर ही लिखी है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ही इज़ अ फेमस रियलिस्टिक पोइट। रियलिस्टिक पोइट। रियलिस्टिक पोइट का मतलब जो लाइफ की जो रियलिटी है उनसे रिलेटेड जो अपनी पोएम्स लिखते हैं, या वो जो थीम जो है ज़िंदगी से ली जाती है। ओके, रियलिस्टिक पोएट। अब आता है कि पोएम का टाइटल क्या है। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पोएम का टाइटल आ रहा है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर डस्ट का मतलब बेटा, यहाँ पर मैं धूल कण की बात नहीं करूँगी, मिट्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक्चुअल में डस्ट यहाँ पर लेंगे एज अ फॉर्म ऑफ पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है डालना, और स्नो का मतलब होता है बर्फ़। मतलब बर्फ़ की छींटे, या जैसे भी आप पिक्चर में भी देख रहे हो, एज यू सी इन द पिक्चर दैट अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द पिक्चर, एंड दिस वन इमेज इज मेनली यूज्ड फॉर अ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने लिए ही ये इमेज यूज़ की है। और आप साइड में देख रहे हो, देर इज़ अ ट्री ऑल्सो, और इस ट्री पर एक क्रो बैठा है। एक्चुअल में क्या है, जो कंप्लीट पोएम का बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड ये कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद इस पोएम में मेनली अपने आप को हाईलाइट कर रहा है। और जो पिक्चर है, पिक्चर में ये दिख रहा है कि कुछ बर्फ़ की जो कण है ना, वो उसके ऊपर आते हैं, और साइड में एक ट्री है। और वो कैसे आए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉ शिवरिंग। जो क्रो है, जो कोआ है, वो हिल मतलब शिवर करता है, या समहाउ वो ब्रांच पर बैठता है, और जिससे बर्फ़ के जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर आकर गिरते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा पोएम का बैकग्राउंड क्लियर हो रहा होगा कि पोएम के अंदर बात किसकी की जा रही है। पोएम में बात की जा रही है स्नो की, बर्फ़ की बात की जा रही है, और खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक सेंटर पॉइंट पर है। खुद जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना एक्सपीरियंस किया है उसको वो पोएम में एक्सप्रेस करेगा। ओके, बट इससे पहले मैं आपको, अब स्टूडेंट्स को एक और बात भी बताना चाहती हूँ। एक्चुअल में बेटा इस पोएम को लिखने से पहले जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहे थे ना, ही वॉज इन अ वेरी सैड मूड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे बड़े ही सैड मूड में थे, और जब वो ये पोएम लिखते हैं ना तो हम सडन चेंज हमें मिलता है किसमें, कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सैड मूड था ना, वो इमिडिएटली चेंज इनटू अ हैप्पीएस्ट मूड। वो बड़े ही खुश हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या है, जो पोएम की उन्होंने स्टार्टिंग की थी एक सैड मूड के साथ, बट कुछ ऐसे सडन चेंजेस आते हैं कि उनका मूड इमीडिएटली जो है हैप्पी हो जाता है, फुल ऑफ जॉय हो जाता है। ओके, अब होता क्या है बेटा, हम कई बार लाइफ में देखते हैं कि हम लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मेनली बैड ओमन्स के लिए यूज़ करते हैं। बैड ओमन्स का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि ये तो अशुभ है,
ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या हम कई बार देखते हैं कि बिल्ली जो है रास्ता काट जाती है, हम कहते हैं कि नहीं बिल्ली ने रास्ता काटा तो ऐसा, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है। इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी जब ये पोएम लिखता है ना, तो उसने भी यही चीज़ रियलाइज़ की। बट इमिडिएटली वो एक और बात भी कहता है, वो ये कहता है कि हमें हमेशा इस चीज़ को गांठ नहीं बांध लेनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर एनिमल जो है वो हमें अशुभ संकेत ही देगा। मीन्स अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कुछ गलत ही होगा, या पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है कि क्रो बैठा हुआ है, कोआ बैठा है, तो इट मीन्स कुछ गलत होगा। ये मतलब ये जो चीज़ है बिल्ली का रास्ता काटना या क्रो का दिखना, तो एक टाइम ऐसा होता था जब जो इंडियन पीपल है ना वो इनको नेगेटिव साइंस लेकर चलते थे कि हाँ कुछ गलत होना है। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सोच ये है कि हमें इन्हें हमेशा एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। कई बार यही चीज़ें जो है ना हमारे मूड को चेंज कर देती हैं, ये कई बार यही चीज़ें जो है ना हमें ब्लेस कर देती है, हमें आशीर्वाद देती है, और हमारा जो उदास वाला मूड था ना उसे वो अच्छे मूड में भी चेंज कर देते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि एक्चुअल में जो पोएम है, पोएम के अंदर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यही बताना चाह रहा है कि हमें किसी बात को हमेशा के लिए परमानेंटली एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। कि जैसे पुराने टाइम में लोगों का मन विश्वास किया जाता था कि पुराने टाइम में जो लोग हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बिल्ली के रास्ता काटने को या क्रो के बोलने को गलत मानते हैं, तो हमें भी इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इट्स अ रॉन्ग थिंग। हमें उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी एक्सपीरियंस किया। जब उसने देखा कि क्रो के कारण उसकी बर्फ़ की कुछ छींटे जो है उसके ऊपर आई है, तो इमीडिएटली जब तक उसका सैड मूड था, इमीडिएटली उसका सैड मूड किस में चेंज हो गया, एकदम से हैप्पीएस्ट मूड में वो खुश हो गया। तो उसने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें हमेशा दुख ही देगी। वो चीज़ जो है कई बार हमें खुशी भी दे सकती है, हमें ब्लेस भी कर सकती है। ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो आपको सीखना चाहिए वो क्या है बेटा, ये जो पोएम है वेरी सिंबॉलिक पोएम है। इट इज़ अ वेरी सिंबॉलिक पोएम। अब आता है सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है। सिंबॉलिक का मतलब होता है बड़े सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। जैसे इस पोएम के अंदर यूज़ किया गया है क्रो, आप देख भी रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है क्रो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो सिंबॉलिक है, मैं एक बार उसी पर ही अंडरलाइन कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हेमलॉक। बोथ वर्ड्स आर मेनली यूज्ड फॉर सैडनेस। जो क्रो है और हेमलॉक है, ये जो क्रो और जो बेटा हेमलॉक है ना, ये दोनों के दोनों वर्ड यूज हुए हैं सैडनेस के लिए। ओके, उदासी के लिए यूज हुए हैं सैडनेस, या ग्लूमी के लिए। ग्लूमी का मतलब ये होता है दुख, दुख के लिए यूज, सफरिंग के लिए, दर्द के लिए। मतलब दोनों के दोनों वर्ड्स जो है ना वो नेगेटिव साइंस को लेकर चलते हैं। इनके जो मीनिंग आ रहे हैं ना वो नेगेटिव आ रहे हैं। ओके, आई थिंक अब हमें पोएम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर लेना चाहिए। आपको काफ़ी हद तक पोएम का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर हो रहा होगा कि पोएम में एक्चुअल में बात किसकी की जा रही है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब यहाँ पर धूल कण, मिट्टी का नहीं कहूँगी मैं, एक्चुअल में डस्ट ऑफ स्नो मीन्स इज पोरिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ का गिरना। पोरिंग का मतलब होता है गिरना। ओके, पोरिंग ऑफ स्नो, इसकी बात की जा रही है। और साइड बाय साइड हमें यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा हमारा मिथ, जो एक क्या कहते हैं पुरानी विचारधारा है, उसको बदला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने।
पुरानी विचारधारा क्या कि किसी को अगर हम स्टार्टिंग से अशुभ मानकर चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमें दुख या दर्द ही देंगे। कई बार जो अशुभ संकेत होते हैं ना, या जो इमेजेस होती हैं, जो वो ज़रिया होते हैं, वो हमें कई बार ब्लेस भी कर देते हैं। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद भी देते हैं, वो हमें खुशी भी देते हैं, हमारे मूड को कई बार वो चेंज भी कर देते हैं। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। पोएम बहुत ही छोटी है बट आप काफ़ी मीनिंगफुल और सिंबॉलिक पोएम है। अगर हम 2 to 3 लाइन्स भी पढ़ते हैं तो हमें इसके काफ़ी मीनिंग्स क्लियर होते हैं। और पोएम कहते ही इसी को है जहाँ पर इनबिल्ट मीनिंग्स आते हैं। भी देखने में तो कुछ और वर्ड्स दिख रहे हैं बट उनके मीनिंग्स जो हैं कुछ और निकल कर आते हैं। ओके, यस। फर्स्ट लाइन है द वे अ क्रो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। वे का मतलब होता है जिस तरीके से, क्रो का मतलब क्या होता है? कोआ। जिस तरीके से कोए ने शुक डाउन ऑन मी। शुक का मतलब होता है हिलकर। शुक किससे बना है? शुक वर्ड बना है शेक से। शुक वर्ड बना है शेक से। शुक का मतलब होता है हिलना, डगमगाना, शिवरिंग करना। ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। कहते हैं जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ के जो है ना पार्टिकल्स, शुक डाउन, हिलकर जो है मेरे ऊपर डाल दिए। कहाँ से डाले? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर एक ट्री आ रहा है, हेमलॉक। हेमलॉक ट्री क्या होता है? अगेन यू कैन सी इन द पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है जैसे क्रिसमस ट्री होता है। इन द सेम वे हेमलॉक ट्री की भी शेप वैसे ही होती है बट इट इज़ अ पॉइजनस ट्री। काफ़ी जहरीला पेड़ होता है और जिसपे छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। दैट मीन्स क्या है? हेमलॉक ट्री जो है एक नेगेटिव पिक्चर को हाईलाइट कर रहा है, वो नेगेटिव साइंस शो कर रहा है। दुख या दर्द को ये हेमलॉक ट्री जो है उसका सिंबॉलिक है। क्लियर? तो जो फर्स्ट 4 लाइंस है विदाउट एनी ब्रेक, इन 4 लाइंस में कोई पंचुएशन नहीं है, कोई यहाँ पर ब्रेक नहीं है, कोई कोमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। कंप्लीट जो 4 लाइंस है एक्चुअल में ये 1 सिंगल लाइन है जिनको डिफरेंट लाइंस में लिखा गया है और उसको 4 लाइंस बना दी गई है। क्लियर? यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो लिखा भी हुआ है बेटा कि इनको एक कंप्लीट फुल लाइन है। जो फुल लाइन क्या बन रही है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर क्या? शुक डाउन ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर, शुक डाउन हिलकर। आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, शुक का मतलब क्या होता है? शेक। हिलकर क्या किया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के पार्टिकल जो है मुझ पर डाले। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से उसके ऊपर बर्फ के पार्टिकल्स आए। आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हो बेटा। ये देखिए, इस पिक्चर में अच्छे से क्लियर भी हो रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वर्डिंग्स कैसे शो हो रही है। द वे अ क्रो, ये क्रो है। ओके, शुक डाउन ऑन मी, उसने ये ब्रांच को शेक किया, हिलाया। और क्या हुआ? ऑन मी, इसके ऊपर क्या आगे? द डस्ट ऑफ स्नो। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ये जो स्नो के ही पार्टिकल्स है और उसके ऊपर आ जाते हैं। और कहाँ से आए? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जो ये ट्री है, इस ट्री का नाम है हेमलॉक ट्री। ओके, आई थिंक आप सब स्टूडेंट्स को ये 4 लाइन्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट अगर फिर भी स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होती, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन टेक योर इंक्वायरीज ऑल्सो। अगर कोई भी डाउट आता है बेटा, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं मुझसे आप पर्सनल पूछ भी सकते हो बेटा। नेक्स्ट है इसमें, और देखिए यहाँ पर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखी है। एक बार मैं इन लाइंस को भी पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए। द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड। कहते हैं ये जो पोएम का कंप्लीट जो सीन है ना, वो सीन तब क्रिएट हुआ जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना बड़े ही बैड मूड में थे। एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, और वो पेड़ के साथ साथ
चल रहे थे। और वो पेड़ कौन सा था? अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। एज ही पासिस बाय, जैसे ही वो वहाँ से पास हुआ, निकला वहाँ से, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। क्रो ने क्या किया? थ्रो का मतलब होता है फेंकना। क्या फेंक दिया? स्नो डस्ट, जो है बर्फ के कुछ कण। यहाँ पे मिट्टी के कण की बात नहीं हो रही। डस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर अ सैंड, उसके लिए यूज नहीं किया जा रहा, बर्फ के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे ही बर्फ के कुछ पार्टिकल्स पोरिंग होते हैं, डलते हैं उसके ऊपर, वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स इन अननोन। कहते हैं ये नहीं बताया गया इस पोयम में कि वो बर्फ के जो पार्टिकल्स है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सिर पर गिरे, हेड का मतलब होता है सिर पर गिरे, या उसके कंधे पर, शोल्डर्स का मतलब होता है कंधे पर। इज अननोन, अननोन का मतलब होता है हमें नहीं पता, हम अनजान है इस चीज से। एज देर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम। हम क्यों अनजान है? क्योंकि इस पोएम के अंदर बताया नहीं गया है साफ साफ शब्दों में, सिर्फ इतना बताया कि बर्फ के कण गिरे। कहाँ गिरे? सिर पर गिरे, शोल्डर्स पर गिरे, कुछ भी नहीं बताया। ओके। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन। और कहीं ना कहीं इस पोएम के अंदर जो हम रीडर्स हैं ना, इस पोएम को पढ़ने वाले, वो डाउट में रह जाते हैं कि पक्षी ने ऐसा किया क्या था कि बर्फ के कण उस पर आकर गिर गए। भी वो उस पर आकर लैंड किया था, पेड़ पर आकर बैठा था, या शिवरिंग विद कोल्ड, या वो क्रो जो है ठंड से कांप रहा था। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। या रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, या अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, अपने आप को बैठने की सही ढंग से कोशिश कर रहा था। ये कुछ भी नहीं बताया। इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर। सिर्फ इतना ही पता चला कि कुछ स्नो के पार्टिकल्स जो हैं ऑथर के ऊपर गिरे। ओके। और यहाँ पर टू एजेंट्स हैं नेचर के। हेयर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एजेंट्स ऑफ नेचर। कौन से हैं एजेंट्स ऑफ नेचर? बार बार बता रही हूँ मैं आपको। एक आता है एक हेमलॉक ट्री और दूसरा आता है क्रो। दोनों के दोनों सिग्निफायर्स हैं, ये भी बात हो चुकी है। सैडनेस के, ग्लूम के, उदासी के और दुख के। ठीक है, क्लियर है? तो जो फर्स्ट 2 या 3 लाइंस है ना, इसको आप ध्यान से कर सकते हो कि जो पोएम जो है, द पोएम इज, अगर आपने समरी भी लिखनी है ना तो आप ये समरी लिख सकते हो। मैं आपको ब्रैकेट कर देती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक पे आराम से समरी जो है थोड़ा सा डाल सकते हो, या इंट्रोडक्शन डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन कर दीजिएगा। आप क्या करना, अपनी जब पोएम स्टार्ट करेंगे ना, तो अपना टाइटल डस्ट ऑफ स्नो लिखने के बाद, उसके बाद आप ऐसे इंट्रोडक्शन डाल दीजिए। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है भूमिका, इस पोएम के अंदर है क्या। ओके। इंट्रोडक्शन करके यहाँ से लाइंस लिखना स्टार्ट करिएगा। द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। ठीक है। एज ही पासिस बाय अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। सिर्फ इतना करेंगे, यहाँ तक हिम तक नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन करनी है हेयर, ये वाली लाइन उतारोगे। हेयर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर सिग्निफायर्स, अप टू सीन तक, यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स मैं करवा रही हूँ। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो जो है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो है, बर्फ के जो कण हैं उसके ऊपर आकर गिरे, तो क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को या मेरे चित्त को या मेरे मन को क्या हुआ? अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मूड है इमीडिएटली जो है चेंज हो गया। ठीक है। और उससे क्या हुआ? जो अब तक उसका दिन जो है सैड, उदासी से भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था, तो उसने क्या किया? एंड सेव, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया? बचा लिया। क्या बचा लिया? सम पार्ट ऑफ अ डे, अपने दिन के कुछ हिस्से को उसने बचा लिया। किससे बचा लिया? उस दर्द से बचा लिया, उस दुख से बचा लिया जिसमें उसका पूरा दिन बीत रहा था। पर जैसे ही वो बर्फ के कण आकर उस पर गिरे, तो उसका कुछ हिस्सा जो है ना, उसका उस दिन का कुछ हिस्सा वो बच गया, मतलब वो खुश हो गया।
और किससे बच गया, और आई हैड र्यूड, नहीं तो वो क्या करता, अगर वो वहाँ से अपने आप को ना बचाता तो उस चीज़ के लिए भी पूरे दिन के लिए वो क्या करता, पछताता। यहाँ पर मीनिंग लिखा भी हुआ है, र्यूड का मतलब होता है रेग्रेट। र्यूड का मतलब क्या होता है, रेग्रेट। रेग्रेट का मीन्स होता है पछताना, पछतावा। ओके, दोबारा से देख लीजिए 4 लाइंस अगेन। इन 4 लाइंस में कोई फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूटी में आ रही है, लास्ट में फुल स्टॉप शो हो रहा है। दैट मीन्स ये सिंगल लाइन है जिसको सेपरेट करके 4 लाइंस में लिखा गया है, तोड़ तोड़ के 4 लाइनों में लिखा गया है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल को थोड़ा सा बदलाव कर दिया, मेरे जो दिल का जो मूड था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे जो दिन का जो कुछ हिस्सा था उसको बचा दिया, जिसके लिए मैं क्या कर रहा था, आई हैड अ र्यूड, जिसके लिए मुझे पछतावा हो रहा था कि मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, उस दिन को उसने बचा दिया। ठीक है, और वहाँ जहाँ आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ओपनिंग सीन को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर रीजन्स अननोन, फॉर रीजन्स अननोन का मतलब कुछ ऐसे कारण जो हम नहीं जानते थे, अननोन का मतलब होता है हम नहीं जानते थे। द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, ऑथर यूज़ करो, ये पोएट जो है, पोएट का जो है टेरिबल डे था, बड़ा ही दर्दनुमा दिन था। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड, पर जैसे ही स्नो का उसके ऊपर गिरी थी तो उससे क्या हुआ, उसका जो बैड मूड था वो इमीडिएटली जो है सेव हो गया और वो सही हो गया, वो हैप्पी मूड में आ गया। ओके, यहाँ पर आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, हैमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंस। बार बार कहा है हैमलॉक ट्री और क्रो को जो है नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया है, पर जो पोएट है, पोएट ने उसको कैसे यूज़ किया है, ब्यूटीफुली, बड़े ही सुंदर से। वही बात कि हम तो यही हमेशा सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो मतलब कुछ गलत होगा, और या क्रो या कोआ जो है वो कुछ बोल रहा है तो कुछ गलत होगा। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो नेगेटिव रेफरेंस के लिए था उनको भी बड़ा ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। ठीक है, और उन्होंने ये कहा है कि वो चीज़ें भी जो है हमें क्या दे सकती है, ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू, हमें वो भी खुशी दे सकती है। ठीक है, इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस को काट दीजिए, इसकी जगह लिख देना दीज। लास्ट लाइन, वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। कहते हैं कि हमें हमेशा उन चीज़ों को ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो उनकी सोच या विचार बनते आ रहे हैं पुराने टाइम से, बल्कि हमें तो उसे खुले विचारों से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि माँ की नेचर ने हमें वो दिया है और हमें आशीर्वाद देने के लिए उन्हें भेजा है। क्लियर? आई होप आपको ये लाइन सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बेटा जो इस पोएम के अंदर जो ज़रूरी है वो मतलब समझना वो है लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है और क्या क्या लिटरेरी डिवाइस जो है इस पोएम के अंदर यूज़ हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो बेटा, राइम स्कीम आ रही है ए बी सी डी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ए बी और सी डी कैसे पता लगेगी। आपको मैं सिखाती हूँ कि ए बी कैसे पता लगेगा, कौन सी राइम स्कीम थी, कौन सी। मैं यहाँ पर एक बार अलग से लिख देती हूँ, ए बी सी डी। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रो साउंड क्या आ रही है, क्रो। क्रो वाली सेम साउंड कहाँ पर फिनिश हो रही है, ये तीसरी लाइन पर, स्नो। तो यहाँ पर इसको भी ए नाम दे दो और इसको भी ए नाम दे दो, सेम नाम दे दो। सेम नाम इसलिए देंगे क्योंकि दोनों ही लाइंस जो है सेम साउंड से फिनिश हो रही है, क्रो स्नो, तो दोनों को क्या देंगे हम, ए। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड लाइन बोल रही हूँ, ऑन मी ई की साउंड आ रही है, ट्री ई, दोनों में ई की साउंड आ रही है, तो इसको आप दीजिए
बी और ये भी आ गया बी, तो बन गया 4 लाइंस का ए बी ए बी। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, देखिए अब नेक्स्ट, अब यहां पर क्या आ रहा है, हाथ, हाथ। अब ए और बी तो फिक्स हो गए ना, वो तो ले लिए, अब उन दोनों शब्दों को हम दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब अगला जब पैरा शुरू हुआ है तो हम नए शब्द उठाएंगे, हार्ट, पाँच। अब दोनों की सेम साउंड आ रही है, तो अब ए बी दोनों यूज हो चुके हैं, तो कौन से रह गए, सी। दोनों की सेम साउंड है तो इसको भी दे दो सी। नेक्स्ट आ रहा है मूड, रूड। दोनों में साउंड सेम साउंड पे फिनिश हो रहा है, तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा, डी और डी। क्लियर हो गया? आई थिंक राइम स्कीम आपको समझ में आ रही होगी बेटा, ए बी सी डी। अब उसके बाद हमारी लिटरेरी डिवाइसेस और क्या आ रही है उसको भी ध्यान से देखिए। पहली लिटरेरी डिवाइस आ रही है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन को हम हिंदी में, आप सब स्टूडेंट्स ने अलंकार किए होंगे। अलंकार में आपने किया होगा अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये सब कुछ किए है ना। इन द सेम वे इंग्लिश में अलंकार को क्या बोला जाता है, लिटरेरी डिवाइसेस। क्लियर हो रही है बात बेटा? अलंकारों को इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेरी डिवाइसेस, और एलिट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब यही होता है ना कि पहला अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होना, बार बार आना। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये आपको इन वर्ड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सिंपल इतना लिखना कि इसमें एलिट्रेशन है। ये मत लिखो कि एलिट्रेशन होता क्या है, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर एट द बिगिनिंग और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ये मत लिखना। सीधा लिखना कि लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है, ये वाली लाइन करोगे। देखो यहाँ पर एच आ गया, हैज, ठीक है, और यहाँ पर एक और आ गया हार्ट, एच एच सेम आ गया, इन द सेम एस एस। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा ये। तो ये दोनों लाइंस आप अपनी पोएम से उतार लीजिएगा। इसके बाद इन्वर्जन आप छोड़ दीजिए, ये मत करिए, आप सीधा उठाइए फोर्थ। अब आ रहा है एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है बेटा, एसोनेंस का मतलब होता है स्वर, वाउल। वाउल का मतलब होता है स्वर। स्वर कौन से होते हैं, वाउल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इन शब्दों की हमें ज़्यादा देखने को मिले ये शब्द, ठीक है, तो उसको एसोनेंस कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो उन्होंने बोला है कि स्टेंजा 1 की दूसरी लाइन पढ़ो, शुक, ओ दो बार आ गया, शुक। डाउन में भी ओ आ गया, ऑन में भी ओ आ गया, तो मतलब ओ साउंड, जब वाउल साउंड स्वरों की ज़्यादा प्राथमिकता दिखाई दे ना, प्रमुखता दिखाई दे, तो वो बन जाता है कौन सा लिटरेरी डिवाइस, कौन सा अलंकार, एसोनेंस। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है इंजैम्बमेंट। ये हो गया एसोनेंस। अब आ रहा है इंजैम्बमेंट। ये अच्छा है, इसको सीखिए। ये वर्ड मैंने आपको बार बार बोला था जैसे ही मैंने पोएम स्टार्ट की थी कि बेटा 4 एक ही लाइन है, उनको तोड़ तोड़ कर 4 लाइनों में लिखा गया है, कोई पंचुएशन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। अगर ऐसा होता है ना कि एक ही लाइन को 4-5 लाइनों में लिख दिया जाता है छोटा छोटा करके, तो वहाँ पर अलंकार आ जाता है इंजैम्बमेंट। कौन से लिटरेरी डिवाइस आ जाती है, इंजैम्बमेंट। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, when the same sentence, जब एक तरह का वाक्य ही continues to the next line, वो नेक्स्ट लाइन में आता है विदाउट द यूज ऑफ एनी पंचुएशन मार्क, बिना कोई पंचुएशन लगाए वही सेंटेंस, उसी सेंटेंस का कुछ हिस्सा दूसरी लाइन में आता है, फिर कुछ हिस्सा तीसरी लाइन में आता है, फिर कुछ हिस्सा चौथी लाइन में आता है, और लास्ट में जाके फुल स्टॉप लगता है, तो उसको बोलते हैं इंजैम्बमेंट। क्लियर? आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हम पोएम करते हैं ना, तो ज़रूरी होता है कि उस पोएम की हमें समरी अच्छे से पता होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन समझ में आनी चाहिए कि वो पोएम में किसके बारे में बात की गई है, क्यों
ऐसा इसलिए होना बहुत ज़रूरी होता है कि बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो वो 2 मार्क्स का ही आता है, मतलब काफ़ी इजी रहता है, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप अच्छे से सिर्फ समरी भी कर जाते हो ना तो आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। प्लस इसके राइमिंग स्कीम को समझो और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ हुई है वो भी यूज़ करो। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही मैं एक और पिक्चर आपको सेंड करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नोटबुक में नोट्स रेडी करने हैं, मतलब वैसी पोएम आपको बनाकर लिखनी है। क्लियर? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।